रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगडाओ शहर पहुंचे, जहां चल रही एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा उन्होंने लिया और मेजबान चीन के सामने पाकिस्तान पर करारा प्रहार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के बड़े कूटनीतिक कदम को दुनिया के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रख दिया है। एससीओ का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उस पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया है। एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं था और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। चीन में अब तक भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है और ये पहले से ही तय था कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री मुलाकात नहीं करेंगे। इससे पहले पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निर्दोषों का खून बहाने वालों को भारत छोड़ेगा नहीं और कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं। इसका भी जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक वाले इस मंच से किया। और एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सामने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संदेश साफ दिया गया है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड ये भारत बर्दाश्त करेगा नहीं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां एससीओ रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में उठाया, इस रूप में कि एससीओ का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उस पर हस्ताक्षर से भारत ने इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आतंकवाद का जिक्र क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं था, इसी वजह से भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर से इनकार किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोई मुलाकात नहीं की है, कोई बातचीत नहीं की है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, गोली और बोली एक साथ चलेगी नहीं और इसी के तहत भारत मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और ये बड़ा कूटनीतिक कदम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एससीओ जिसकी रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन में और वहां क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं, इसी वजह से भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस मंच से दुनिया को यह बताया भी गया कि आतंकवाद और कट्टरता जो है वो इस वक्त दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद जो है वो शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा है और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड जो हैं उससे किसी का कोई फायदा नहीं जुड़ा। ऐसे में आतंकवाद पर दो मुही नीति हो नहीं सकती। इसी को स्पष्ट करते हुए भारत ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में आतंकवाद का जिक्र इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं किया गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया और भारत ने कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान और चीन दोनों को ही स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ऐसे में भारत तो साथ नहीं दे सकता और यही वजह कि भारत ने इस
जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से क्या अपडेट मिल रहा है। नीरज, किस तरीके की भाषा इस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत चाह रहा था, जो ना होने की वजह से भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए? बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो एससीओ समिट चल रही है चिंगदाओ में चीन के, और चीन इस बार अध्यक्षता कर रहा है एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग का, तो उसी को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना था, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एससीओ में ऑर्गेनाइजेशन में भारत और चीन के अलावा पाकिस्तान, रूस, बेलारूस, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये सब है, तो इनमें भारत चाहता था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाए, क्योंकि एससीओ का एक मुख्य चार्टर जो है वो काउंटर टेररिज्म है, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। तो उसमें भारत चाहता था कि जो आतंकवाद का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, यानी कि सीमा पार से जो आतंकवाद होता है, उसको इस स्टेटमेंट में शामिल किया जाए। लेकिन चीन, क्योंकि अध्यक्षता कर रहा था, वो इस स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं डाल रहा था, और उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के संबंध किस तरह के हैं। तो उसको लेकर भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसमें मौजूद है और शिरकत की है उन्होंने इस समिट में। उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि वो इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस समिट में आज सुबह ही तो नीरज, जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या मतलब निकाला जाए कि अब ये एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो समिट है इसका जॉइंट स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, या फिर अभी किसी तरीके की कोई गुंजाइश हल्की नजर आ रही है? अभी भी समय है, चीन की तरफ से इस जॉइंट स्टेटमेंट की भाषा बदली जा सकती है। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी तक ये जारी नहीं किया गया है जो जानकारी मिल रही है। तो इसमें क्या बिना भारत की, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि बिना भारत के हस्ताक्षर के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को जारी किया जाएगा, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सबकी निगाहें इस वक्त जो चिंगदाओ पे लगी हुई है कि चीन, पाकिस्तान, भारत, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री भी इस वक्त वहाँ उस समिट में मौजूद है, और भारत के और रूस के संबंध कितने मजबूत है। तो आखिरकार किस तरह से एक निकाला जाता है, रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है सभी जितने भी एससीओ देश हैं उन सब के लिए मान्य होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ यहां चल रही है। बसंतगढ़ इलाका बताया जा रहा है, और बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जहां आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके में चल रहा है। कुछ आतंकवादियों के यहां छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है, और अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है। पूरे इस इलाके को सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं, छाना जा रहा है इस पूरे इलाके को, और इसीलिए गश्त यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से बढ़ा दी गई है। उधमपुर का ये बसंतगढ़ का बिहाली क्षेत्र, यहीं पर फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा बलों को सूचना क्या मिली, कितने आतंकवादी यहां पर छिपे हो सकते हैं इस इलाके में, जिसके बाद यहां सुरक्षा बलों की टीम पहुंचती है और फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, जिसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, और ये मुठभेड़ अभी जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय बाचलू से क्या अपडेट मिल रहा है। अजय, देखिए रोमाना, आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास सुरक्षा बल, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उनको पता लगा है कि ये बसंतगढ़ के जंगलों में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर आज सुबह से ही व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और 9:30 के आसपास दोनों तरफ से आतंकियों और सुरक्षा बलों के तरफ से कुछ राउंड फायर हुए हैं, इतनी जानकारी जो है हमें मिली है। और अब ये बताया जा रहा है कि हालांकि फिलहाल 9:30 बजे के बाद से जो फायरिंग हुई है वो फिलहाल बंद है, लेकिन इस पूरे जंगल को जो है वो सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, और यहाँ छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रोमाना, बता दूं रोमाना, ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, ये पिछले करीब 2 साल से सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो लगातार यहाँ पर इन घने जंगलों की आड़ में छिपे हुए हैं, और यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए पिछले 2 साल से लगातार ये ग्रुप जो है वो सरदर्द बना हुआ है। और इसके
उसके बाद से लगातार अगर हम बात करें तो हमने भी कई बार ये खबरें सुनी है कि बसंतगढ़ से इस तरह के एनकाउंटर की खबरें आई हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन क्योंकि ये जंगल बहुत घना है और ऐसे में इन आतंकियों को ढूंढना वहां पर एक बड़ी चुनौती है, और इस समय बरसात का मौसम है, घास है, बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्थर हैं, तो ऐसे में ये आतंकी छिपे हुए हैं और इनको ढूंढने के लिए लगातार यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, जहां तेलंगाना के शंकरपल्ली में अफरा तफरी का माहौल तब बना जब एक महिला ने सीधे रेलवे ट्रैक पर कार चलानी शुरू कर दी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। रेलवे कर्मचारियों ने महिला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें फेल हो गई। महिला रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाती रही। गनीमत तो ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान स्टेशन मास्टर ने फौरन सतर्कता दिखाते हुए कई ट्रेन को रोका इस रूट पर। इस घटना के बाद महिला मौके से फरार है। फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है। क्या मंशा थी महिला की रेलवे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने की, इसको लेकर जांच चल रही है। कुदरत के कहर से जुड़ी खबरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एक भीषण हादसा हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है और एक यात्रियों से भरी हुई मिनी बस बताई जा रही है, जिसमें 18 यात्री सवार थे। अचानक से सड़क पर फिसलन होने की वजह से और काफी तीखा मोड़ होने की वजह से ये बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नीचे बह रही अलकनंदा नदी में जा गिरी। हालांकि कुछ लोग बस से जान बचाकर बाहर आने में भी सफल रहे हैं। अलकनंदा नदी से 3 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 8 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी आपके सामने, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई से ये बस नीचे जा गिरी है और वहीं पर अब राहत और बचाव कर्मी राहत और बचाव के काम को अंजाम देते हुए, हालांकि अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कुल 18 लोग इस मिनी बस में सवार थे। यहाँ इस इलाके में बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाका है। बारिश की वजह से पहाड़ पर खासी फिसलन है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती वजह बताई जा रही है इस हादसे की, उसमें यही बात सामने आ रही है कि क्योंकि सड़क पर खासी फिसलन थी और जो मोड़ है वो बेहद खतरनाक मोड़ था, इसी दौरान ड्राइवर का काबू बस पर से हटा और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश, इसी की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बेलनी पुल के नीचे 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न है, नजर नहीं आ रही है। नदी अपने सामान्य जल स्तर से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में भी खतरा है। केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया में पहाड़ से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नदी उफान पर और पानी इतना ज्यादा कि कई कई फीट ऊंची जगह जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कुल्लू में बादल फटने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सेंज घाटी, यहां नदी उफान पर, तबाही का आलम आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। भारी बारिश के बाद ट्रक खिलौने की तरह यहां सेंज घाटी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो यह है कुदरत की सैलाबी स्ट्राइक, पहाड़ से लेकर मैदान तक। हालात बेहद खराब है, हाहाकार सा मचा हुआ है। गरजते बरसते आसमान ने कोहराम मचा दिया है। आसमान से पानी की बूंदें जमीन पर खौफ बनकर बरस रही हैं। इंच इंच बढ़ता पानी गांवों को डुबो रहा है, शहरों को डुबो रहा है। खेत खलिहान, दुकान, मकान, सब कुछ पानी पानी। कहीं बस तो कहीं दुकानें, कहीं जिंदगी तो कहीं जिंदगानी। सैलाब सब बहा कर ले जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में उफनती अलकनंदा नदी में बस समा गई। खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है
कि घटना के वक्त बस में 18 लोग सवार थे। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 8 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों में हो रही तेज बारिश के चलते अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज है। संवाददाता दीपक रावत मौके पर पहुंचे। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जो कि बस जब गिर रही थी उस दौरान बाहर निकल गए हों, शायद उनको निकाला गया है। अभी भी करीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। बस का मलबा तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उफनती नदी है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का ये कहना है कि बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के करीब भगवान शिव की ये मूर्ति देखिए। 15 से 16 फीट ऊंची मूर्ति कल तक गले तक पानी में डूबी हुई थी और आज सिर्फ इसका एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से संगम तट का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। उत्तराखंड में नदियां उफन रही हैं, तो हिमाचल में बादल फटने से तबाही आ गई। कुल्लू की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पिकअप वैन पानी में तिनके की तरह बह रही है। सैंज घाटी के सिउंड में कल बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में बिजली प्रोजेक्ट का ये हाल हो गया। चारों ओर तूफान और बारिश के निशान साफ दिख रहे हैं। कुल्लू से करीब 200 किलोमीटर दूर धर्मशाला के पास भी बादल फटा है। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने से 8 मजदूर पानी में बह गए, जिसमें 2 के शव बरामद हो गए और 6 लापता बताए जा रहे हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार ने यहां आफत ला दी। हादसा अचानक आई बाढ़ के चलते हुआ। एक मजदूर का शव मनूड़ी खड्ड से नीचे पहुंच गया, जबकि दूसरे मजदूर का शव प्रोजेक्ट के 2 नंबर फेज पर ही पड़ा मिला। राहत बचाव टीम फौरन मौके पर रवाना हुई, लेकिन रास्ते टूटे होने के चलते पहुंचने में दिक्कत हुई और रेस्क्यू टीम को पैदल ही मौके पर पहुंचना पड़ा। 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूंगा कि वो सिटीज में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड्ड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल के बाहंग में भी तबाही का आलम है। बादल फटने और लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद मनाली के बाहंग में 3 दुकानें सैलाब में बह गईं। लोगों को मौके पर अलर्ट किया गया है। 2 पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगह जून में ये आलम है। अभी जुलाई का जलजला आना बाकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की रूह कांप उठी है। 3 जगह बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब जमीन पर उतरता दिखा, जो सामने आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहा है। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर कुदरत का कहर बरतता दिख रहा है। बुधवार को कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे और इसके बाद पहाड़ों से जमीन पर सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के साथ पहाड़ से मलबा नीचे आया, जिसने देखते ही देखते इलाके को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। नदी नालों का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोगों की रूह कांप उठी। कुल्लू में जहां गाड़ियां खड़ी थी और किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा था, बादल फटने के बाद गाड़ियों की पार्किंग में सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ियां फंसी देख लोगों की सांसें अटक गई।
तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुछ ही देर में बादल फाड़ तबाही से पूरा कुल्लू थर्रा गया। अचानक पानी का तेज बहाव पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने अपने सामने आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील करते दिखे। इन घटनाओं के प्रति खासकर जो अलर्ट जब जारी हो रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूक रहें। अलर्ट है उसके अनुसार कार्य करें, ये आवश्यक है। इंसिडेंट जो है ये सारे नदी नालों के आसपास हुए हैं। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। नदी नालों से हम थोड़ा दूर रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर, उससे इलाके के लोग खौफजदा हैं। एक परिवार के 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। कुल्लू में अचानक बादल फटने से जो तबाही मची, उसने इस महिला को तोड़ कर रख दिया है। ये महिला और उसके परिवार के 3 लोग इस आसमानी आफत की चपेट में आ गए। नदी में आया सैलाब महिला के परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद से इसका रो रो कर बुरा हाल है। लोग इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो सिसक रही है, अपनों के लापता होने का मातम मना रही है। कहाँ क्या आएंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ लड़कियों को। स्थानीय लोगों की माने तो सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे सैलाब ने नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने नदी के आसपास मौजूद घरों को भी तबाह कर दिया, लोगों की फसल बर्बाद कर दी। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। कुदरत के कहर से कुल्लू के अली गांव के हर शख्स की आंखों में खौफ साफ दिख रहा है, जहां पर बादल फटने के बाद हालात बेहद डरावने और बेकाबू होते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी कुछ और तस्वीरें जिन्हें देखकर हर कोई सिहर उठेगा। पानी के प्रहार ने ऐसा हाहाकार मचा दिया कि उसके आगे सब कुछ बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कुल्लू से कसौल तक कुदरत के कहर ने सबको दहला कर रख दिया। कसौल में गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई, तो कुल्लू के सैंज इलाके में पिकअप नदी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती दिखी। वहीं सैंज घाटी में बादल फटने के बाद जीवा नाले में आया उफान लोगों के लिए तबाही का तूफान बना नजर आया। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा थी। उसके सामने जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मौसम विभाग ने अभी राहत की उम्मीद नहीं जताई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आज शाम तक बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। हालात को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक्सपर्ट पोस्ट किया। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों से जान माल के नुकसान की दुखद और हृदय विदारक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सभी जिलों के प्रशासनिक अमले को राहत एवं बचाव कार्य पूरी गंभीरता और तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मोहाली में शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। मोहाली कोर्ट में विक्रम मजीठिया की आज पेशी होनी है और पेशी से पहले ही शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोहाली कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से साफ तौर पर इस बात को दोहराया जा रहा है कि विक्रम मजीठिया की जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक रंजिश के चलते हुई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और ऐसे में आज जब विक्रम मजीठिया को गिरफ्तारी के बाद पेशी के लिए लाया जाना है, उससे पहले शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मोहाली कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन वो कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर मचाया है। बाढ़ की वजह से मनाली को लेह और शिंकुला से जोड़ने वाले रास्ते बंद हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिंगजिंगबार और शिंकुला के पास नालों में आई बाढ़ से कई पर्यटक फंस गए। इस बीच एक घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। नदी के दोनों तरफ कुछ लोग रस्सी पकड़कर खड़े हो गए। एक रस्सी के जरिए घायल शख्स को नदी के दूसरी तरफ ले जाया जाने लगा, जबकि दूसरी रस्सी को पकड़कर कुछ लोग सहारा देते दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही पानी के तेज बहाव में उनका संतुलन बिगड़ गया।
नदी किनारे खड़े लोगों ने घायल शख्स को तो किसी तरह बाहर खींच लिया, लेकिन उसे सहारा दे रहे 3 लोग बहने लगे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया, जबकि नदी की तेज धारा एक शख्स को बहा ले गई। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो भी पानी से बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। उधर गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश और मुश्किल दोनों ही जारी। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके पानी में डूबे हैं। सड़क पर पानी का कब्जा है, लोग घरों में कैद। गुजरात के सूरत में मॉनसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार होती बारिश की वजह से चारों तरफ पानी का कब्जा दिख रहा है। सड़क पर पूरी तरह पानी भर गया है। लोगों के घरों के भीतर भी पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को भी सूरत में बारिश जारी रही, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें पेश आई। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिख रही हैं, तो लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटने भर पानी के बीच होकर जाते हुए दिख रहे हैं, तो कई लोग बाहर निकलने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पानी अगर यहाँ पे आप देखो तो 3 दिन से अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जब पानी आया तो सूरत में आप देख सकते हो कि सिटी में, शहर में बहुत सारा पानी यानी बारिश गिरा था, तो उस हिसाब से भी पानी यहाँ पे भर चुका है। सूरत में हुए जलभराव से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। पिछले 2 दिनों में लगातार ये बारिश चालू हुई। पहले दिन जब बारिश बंद हुई, पानी नीचे उतरा। ऐसे ही सूरत शहर प्रशासन द्वारा जल्द से दवाई छिड़कने के साथ साथ सफाई की कामगिरी भी कर ली गई थी। मॉनसून ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, जिससे नदियां उफान पर। और इस बीच बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी में बाढ़ आई है। 2 लोग इस पे फंस गए। एक युवती भी इस दौरान पानी के बीच फंस के रह गई। ये तब हुआ जब एक युवती पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी में गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पानी में बह गई। कुछ दूर जाने के बाद चट्टान में फंस गई। युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक लड़का उसे बचाने गया, लेकिन वो भी बीच मझधार में फंस गया, जिसके बाद दोनों चट्टान के एक टुकड़े पर खड़े होकर रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। दोनों के बाढ़ में फंसने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद पुलिस राहत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक शख्स रस्सी लेकर उन दोनों के पास पहुंचा, जिसके बाद दोनों उस रस्सी की मदद से बाहर निकल आए। देखिए, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। कुछ ही देर की बारिश के बाद हालात पानी पानी दिल्ली में दिखाई दिए। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां कुछ देर की बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे। थोड़ी देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां पानी के बीच से गुजरती दिखी। थोड़ी देर की बारिश के बाद कई इलाकों में घुटने भर पानी भर गया और हालात अस्त व्यस्त दिखे। सड़क पर भरे पानी के बीच बच्चे मस्ती करने लगे, तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। थोड़ी सी बारिश हुई थी और हाल देख सकते हैं आप, मेरे पीछे बच्चे नहा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में दुनिया भर का यहाँ पानी भर गया है। यूपी के सोनभद्र में भी थोड़ी देर की बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे। सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को इसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन और नगर पालिका के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। कई जगहों पर सड़क पर दरिया बहता दिखा, जिसके बीच से लोग गुजरते दिखे। यूपी के झांसी में भी बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब दिखे। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया। लोग पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। जगह जगह पानी भरने से यहाँ भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही प्रशासन के तमाम दावे भी फेल साबित हुए। देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हवाओं की रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची हुई, जिसके बाद कई घर उड़ गए। देखिए कैसे घरों की छतें उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े मजबूत पेड़ जो हैं वो हवा में पर की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी तूफान के साथ साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद पेरिस में स्टेशन बंद करने पड़े हैं। पानी भरा हुआ बताया जा रहा है इन स्टेशंस में। फ्रांस में भीषण गर्मी के बाद एक तरफ लोग बारिश की वजह से राहत की सांस ले रहे हैं और वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से अब हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं।
और आइए अब दिन की कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की, जिसमें अखिलेश ने तेज प्रताप से चुनाव कहां से लड़ोगे ये सवाल पूछा, जिसका तेज प्रताप ने जवाब कुछ अपने ही अंदाज में दिया है। हाँ, हीरो है। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक। 1-2 दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं। आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा इस बार गौरक्षकों पर फूटा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर गौरक्षक इतने ही बहादुर हैं तो इन्हें चीन से लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। ओवैसी ने मुस्लिमों पर अत्याचार का आरोप लगाया और गौरक्षकों को चुनौती दे डाली। मध्य प्रदेश में यहाँ पर हाजी मकसूद को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो। और ये जितने गांव रक्षक है इतने बहादुर है तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़के आ चल। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो, देश को खतरा है चीन से। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस पर भी अपनी भड़ास निकाली। और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल, नहीं नाम नहीं बोलते। क्यों? आपके साले हैं, ससुरे हैं, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे, इतना शर्मा रहे क्यों? ओवैसी ने ओडिशा की घटना को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। इनके सर के बाल मुंडा दिए, हाथों को बांध दिया, 1 किलोमीटर उनको रेंगने लगाया, घास उनके मुंह में डाली। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो ये दलितों पर जुल्म हो रहा है। ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मगर यहाँ दलितों को मार रहे और बड़ा नेक काम समझ रहे। ओवैसी का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को एक अहम सबूत मिला है। पुलिस ने नाले से सोनम रघुवंशी का लैपटॉप और दूसरी अहम चीजें बरामद की हैं, जिसे केस के लिहाज से बेहद अहम सुराग माना जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी शिलांग पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस को एक नाले से सोनम रघुवंशी का लैपटॉप मिला। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी विशाल को फ्लैट दिलाने वाले ब्रोकर शिलोम को नाले में उतारा, जहां खोजबीन के दौरान एक सफेद थैला मिला। इसी थैले में सोनम का लैपटॉप और कुछ दस्तावेज रखे थे। ओल्ड पलासिया के पास मौजूद इस नाले से पुलिस को एक पिस्टल भी मिली, जो आरोपियों ने राजा को खत्म करने के लिए खरीदी थी। साथ ही पुलिस ने ब्रोकर शिलोम की कार से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। काफी समय से टीम यहाँ पे है और SIT की टीम जो मेघालय की टीम जो है इसमें जो काम कर रही है वो काम बड़े ईमानदारी से काम कर रही है और हम लोग से संतुष्ट भी है। और जिस प्रकार से अभी आज जहाँ पे सोनम राजू रुके थे वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में से 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पिस्टल बरामद होने के बाद साफ हो गया कि सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। जैसे जैसे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, ये भी साफ हो रहा है कि कैसे सोनम हर हाल में राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसके लिए उसने कई सारे प्लान बना रखे थे। नहीं, जिस प्रकार से देखिए पिस्तौल का मामला सामने भी आया है तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है तो सोनम की प्लानिंग या तो उसको इंदौर मारने की हो या तो बाहर मारने की हो, क्योंकि राजा उसकी बात नहीं सुनता कभी, तो हो सकता है उसको घर पे मार सकती थी वो। वहीं बिहार के जमुई से रिश्तों को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक महिला ने अपने ही भतीजे से शादी कर ली है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि महिला पहले से ही शादीशुदा और 4 साल के बच्चे की मां है।
जिस दिन महिला की शादी हुई उस दिन महिला का पति भी मंदिर में मौजूद था। दरअसल शादी के 2 साल बाद ही आयुषी की पड़ोस में रहने वाले सचिन दुबे से नजदीकियां बढ़ गई, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता था। आयुषी ने पहले अपने पति विशाल पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट का भी आरोप लगाया है। बहरहाल ये शादी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी।